हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। हम लोग आज जानेंगे हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो हाइगेन्स ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किस प्रकार बताया और उसके लिए क्या क्या तथ्य दिए, आज उन तथ्यों को जानेंगे। जानने से पहले जानिए कि प्रकाश के नेचर को सबसे पहले किसने बताया। तो प्रकाश के नेचर को सबसे पहले न्यूटन ने बतलाया था और न्यूटन ने उसके लिए एक थ्योरी दिया था जिसको कहा जाता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। उस सिद्धांत में प्रकाश को न्यूटन ने बोला कि प्रकाश कण की भांति गमन करता है, बिल्कुल सीधा, और जिस वस्तु से जाकर टकराता है उस वस्तु को वो प्रकाशित कर देता है। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश सीधे सीधे चलती है, जो किरण नेचर था, कण नेचर था उसका, और प्रकाश सीधा चलती है और जिस वस्तु से टकराती है उसको प्रकाशित कर देती है। ठीक है, बिल्कुल कैसे, तो जैसे बंदूक से गोली को छोड़िए तो गोली बिल्कुल स्ट्रेट जाकर उस वस्तु को जाकर क्या करती है, भेजती है, बिल्कुल उस वस्तु को टारगेट, जिस वस्तु को आप टारगेट लेते हैं उस पर जाकर टकराती है, बाकी आसपास की वस्तुओं पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो न्यूटन ने भी बिल्कुल उसी तरह कहा कि प्रकाश कण की भांति माध्यम में गमन करता है और सीधा चलकर वस्तु से टकराता है, वस्तु पर आपतित होता है और उसे क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है। लेकिन हम लोग जब प्रकाश स्रोत को जला रहे थे जिससे प्रकाश की किरणें निकलती थी तो हम देखते थे वस्तु तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन आसपास की वस्तुएं भी उससे क्या हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। तो इसके आधार पर कहा गया कि न्यूटन का यह कणिका सिद्धांत पूर्णतः डिफाइन प्रकाश के नेचर को नहीं कर रहा है। तो उसी समय एक हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक थे जो डच के रहने वाले थे, डच वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रकाश का कोई और नेचर है, उस नेचर को उन्होंने कहा तरंग नेचर। तो हाइगेन्स ने कहा कि प्रकाश का नेचर तरंग जैसा होता है, और किस तरंग की जैसा, तो बिल्कुल जल तरंगों की जैसे। जैसे जल तरंगे चलती हैं, गमन करती हैं, और उसके गमन के लिए क्या चाहिए, हमको माध्यम चाहिए। ठीक है, अगर आप पानी में कंकड़ को मारते हैं तो आप देखते हैं कि जल के जो कण होते हैं वो स्थिर पहले रहते हैं, जब कंकड़ आप मारते हो तो उसमें क्या होता है, वो कण डिस्टर्ब होते हैं, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है और उस विक्षोभ के कारण सारे पार्टिकल मिलकर एक पाथ बनाता है जो आपको तरंग के रूप में दिखाई देता है। तो हाइगेन्स ने भी कहा कि प्रकाश बिल्कुल जल तरंगों की भांति उत्पन्न होती है और चलती है, जिसके चलने के लिए हमें क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। और हाइगेन्स ने बोला कि प्रकाश का नेचर कैसा है, वो तरंग है, और तरंग प्रकृति को समझाने के लिए उन्होंने कुछ तथ्यों को बोला, जिसमें पहला तथ्य उन्होंने कहा कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश एक यांत्रिक तरंग होता है जिसका गमन के लिए माध्यम की जरूरत होती है। वो जिस माध्यम में गमन करता है उस माध्यम का नाम उन्होंने ईथर दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं कि प्रकाश का गमन माध्यम पर करता है, उस माध्यम का नाम आप ईथर दे रहे हैं, तो ये हमें माध्यम दिखाई क्यों नहीं देता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यह माध्यम बहुत ही क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड मतलब इसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, इसका डेंसिटी बहुत कम, लगभग समझिए 0 होता है, और यह जो माध्यम होता है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। मतलब उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग की भांति गमन करती है, जिस माध्यम से वो चलती है उस माध्यम का उन्होंने नाम दिया ईथर, और बोला यह माध्यम का घनत्व बहुत कम होता है और वह पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम होता है। आगे चलकर मैक्सवेल, किरचॉफ वगैरह ने इस पर प्रकाश के और भी नेचर्स को देखा, तो देखा कि प्रकाश का और भी नेचर है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले जान रहे थे प्रकाश कण की भांति, किरण की भांति होती है। उसके बाद हाइगेन्स ने बताया कि प्रकाश तरंग की भांति चलता है। फिर आगे वैज्ञानिकों ने बोला कि प्रकाश तरंग नहीं बल्कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाइगेन्स ने बोला कि प्रकाश का गमन माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि आगे चल के मैक्सवेल, किरचॉफ वगैरह ने जब दिया तो उन्होंने कहा कि प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो बिना माध्यम के भी चलती है। इसलिए प्रकाश के अलग अलग नेचरों को अभी तक खोजा जा रहा है, प्रकाश का कोई एक नेचर अभी तक स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। खैर, हम लोग कल
इस पर चल रहा है हाइगेंस पर। तो हाइगेंस ने जब तरंग के नेचर को बताया कि प्रकाश तरंग की भांति चलती है, तो उन्होंने तथ्यों को कुछ दिया कि इस तथ्य के आधार पर प्रकाश तरंग की भांति चलती है। जैसे पहला तथ्य क्या हम बोले कि प्रकाश ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग गति का नाम बताया अनुदैर्घ्य तरंग गति। प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग गति के रूप में चलती है और जिस माध्यम में चलती है उस माध्यम का घनत्व और वो माध्यम पूर्णतः क्या होता है, प्रत्यास्थ। ये जो उनका तथ्य था वो आगे चलकर जब मैक्सवेल किरचॉफ वगैरह ने दिए जब नियम और बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति चलती हैं, तो ये इनका स्टेटमेंट पूर्णतः क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि हम आगे देखे कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंग होता है। चलिए खैर यहाँ तक तो क्लियर हुआ। दूसरा तथ्य बोले कि प्रकाश जब वही प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है तब हम जाकर किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रकाश का रंग अलग अलग होता है, प्रकाश तरंग की भांति चलता है और अलग अलग रंगों का दिखता है। क्यों? क्योंकि तरंगों की लंबाई अलग अलग होने के कारण वो हमें क्या होते हैं, अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को बतलाया। अब जरा देखते हैं। देखो, तरंग सिद्धांत समझने के लिए आप वो तरंग देखो जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है और उसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको जल तरंग है। तो जरा सा हम जल तरंग को समझते हैं तब समझेंगे। ठीक है, जल तरंगों को समझने के पहले हम जरा सा लिख लेते हैं न्यूटन का तथ्य क्या था और हाइगेंस का तथ्य क्या था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत को जान रहे हैं या तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट। सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के प्रकृति को बतलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रकाश कण की भांति माध्यम में सीधा गमन करती है और जिस वस्तु से टकराती है उसे प्रकाशित कर देती है। जिस सिद्धांत को न्यूटन के इस सिद्धांत को न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा गया, लेकिन कुछ कारणवश यह सिद्धांत असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? क्योंकि ये तो बोले कि सीधा सीधा वस्तु से जाकर टकराएगी और उस वस्तु को प्रकाशित करेगी, लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे, आसपास की भी वस्तुएं प्रकाशित हो रही थी, जिस कारण से यह सिद्धांत असफल हुआ। जिसके कुछ समय बाद हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की तरंग प्रकृति
के बारे में बतलाया। जिसको बतलाने के लिए उन्होंने कुछ तथ्यों को बतला दिया या बतलाया। जिसमें पहला तथ्य क्या था? जिसमें पहला तथ्य क्या था? पहला क्या बोले? हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को बताने के लिए पहला तथ्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रकाश ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग की भांति या अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करता है, जो माध्यम पूर्णतः प्रत्यास्थ, इलास्टिक जिसे कहोगे, प्रत्यास्थ तथा बहुत कम घनत्व के होते हैं। तो पहला तथ्य था किनका? हाइगेंस का, कि प्रकाश से जो चलती है उसके चलने के लिए क्या चाहिए आपको? माध्यम। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रकाश मैकेनिकल वेव होते हैं, यांत्रिक तरंग होते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं पहले लेक्चर में कि तरंग गति दो प्रकार या तरंग दो प्रकार का, एक यांत्रिक और दूसरा अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसका गमन माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि अयांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसका गमन माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश का गमन माध्यम पर निर्भर करता है, और वो किस माध्यम में गमन करता है? तो जिस माध्यम में गमन करता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, तो ये जिस माध्यम से होकर आ रही हैं, उस माध्यम का उन्होंने क्या नाम दिया? ईथर। एक नाम दिया। क्या नाम दिया? ईथर। उन्होंने कहा यह माध्यम हमें दिखाई नहीं देती है। तो लोगों ने कहा कि क्यों दिखाई नहीं देती है? तो उन्होंने कहा कि इस माध्यम का डेंसिटी बहुत कम होता है, घनत्व बहुत कम होता है। आप जब पढ़ोगे, जब वेलोसिटी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है बाबू, E/D। E होता है इलास्टिसिटी और D होता है डेंसिटी। डेंसिटी कम होता है और इलास्टिक ज्यादा होता है, तो वो माध्यम में का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। D जितना कम, V उतना ज्यादा। तो उन्होंने कहा जो माध्यम है उसका डेंसिटी कम होता है और वो पूर्णतः इलास्टिक होता है, जिस कारण उसका प्रकाश का वेग जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक। तो उन्होंने जो माध्यम दिया, उस माध्यम को कहा कि यह हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि प्रकाश इसमें बहुत तेज गति से गमन कर रही है। क्यों गमन कर रही है? क्योंकि इस माध्यम का डेंसिटी क्या है? बहुत कम है, और यह माध्यम पूर्णतः क्या है? प्रत्यास्थ है। क्लियर हुआ है? ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोले? जब यह प्रकाश तरंगे हमारी आंखों पर पहुंचती है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, इनका ये जो पहला स्टेटमेंट था, आगे चलकर वो पूर्णतः क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मतलब इन्होंने जब तरंग प्रकृति के बारे में बताया, जिसमें भी इनका कुछ स्टेटमेंट गलत था, लेकिन प्रकाश के तरंग नेचर का कुछ ऐसा पॉइंट था जो
करेक्ट था, मतलब सही था। उन पॉइंट्स को लेकर बताया गया कि प्रकाश तरंग की भांति ही माध्यम में गमन करता है। ऐसे अभी तक ओरिजिनली कहिए तो प्रकाश का अभी तक ओरिजिनल नेचर नहीं पता चला। लोग लगातार स्टडी कर 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 करके अलग अलग नेचर्स को बता रहे हैं। न्यूटन ने कण नेचर बताया, हाइगेंस ने तरंग नेचर बताया, आगे चलकर मैक्सवेल वगैरह के चॉप्स वगैरह जब आए तो उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग नेचर को बताया। ठीक है, खैर चलिए तीसरा है कि प्रकाश अलग अलग रंगों का क्यों दिखाई देता है हमें। तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्रकाश तरंगों की लंबाई अलग अलग होने के कारण यह अलग अलग रंगों का दिखाई देता है। ठीक है, अलग अलग रंगों का हमें क्या देता है, दिखाई देता है। ये कुछ तथ्य थे जिसके आधार पर उन्होंने तरंग के नेचर को बताया था। तो हम चलते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को, क्या था। तो हम लोग चलते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, आपके 2010, 2011, 2012, 13 2018 ये सब में तक आपको ये वाला पूछा गया है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को। ठीक है, चलिए तो इसको आप ध्यान रखिएगा। शायद लगता है इस साल भी आपका क्वेश्चन आया था हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत से परावर्तन अपवर्तन को समझाएं। खैर देखिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत समझने से पहले तो ध्यान से समझना है सबको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार पूछा हुआ है। ये ही लाइट का एक ऐसा टॉपिक है बाबू जो हर साल रिपीटेड रहता है। ठीक है, एक आध साल गैपिंग हुआ है बीच में, बाकी साल रिपीटेड है ये क्वेश्चन। खैर चलिए, इसको समझने से पहले जरा जल तरंगों को चलते हैं, क्योंकि जल तरंगे हमें क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो चलते हैं जरा जल तरंगों पर। आप देखिए, जल पूर्णता दिमाग में कंसीडर करिएगा बाबू कि जल कोई हम ले रहे हैं नदी वगैरह में, कंसीडर कर रहे हैं कि जल बिल्कुल शांत है। शांत है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जो है, वाटर के जो कण है, वो उसमें कोई डिस्टर्ब उसे नहीं कर रहा है, वो जहाँ है वहां पर स्थिर है। अब हम क्या किए, एक कंकड़ लिए और उस कंकड़ को उसमें क्या किए, डाल दिए। तो वो कंकड़ एक स्रोत बन गया, जो स्रोत जब उसमें गया जल में तो उसके पार्टिकल्स को क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो आप देख लो, ये एक स्रोत बन गया, जो स्रोत किस में गया, तो जल में गया, जहां समांगी माध्यम था, पूरा पानी ही पानी था, एक तरह का माध्यम था। ठीक है, तो जब हम उस कंकड़ को उस समांगी माध्यम में उस जल में क्या किए, गिराए, तो उसके कण, उसके पार्टिकल क्या हुए, डिस्टर्ब हुए। डिस्टर्ब हुए क्यों, क्योंकि इसके तरंगे इस तरह से क्या हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल शीर्षगत के रूप में। और ये क्या किए, आगे बढ़कर इस तरह से बहुत सारी आगे बढ़ेंगी, और ये सब जो जल के यहाँ पार्टिकल थे, इस तरह से आगे बढ़ रहा था, और जल के जितने पार्टिकल थे यहाँ पे, उन पार्टिकल में क्या उत्पन्न कर रहा था, डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहा था। तो बहुत सारे पार्टिकल एकदम नजदीक नजदीक में इस तरह से पार्टिकल होते हैं, जल के पार्टिकल्स, कणस। तो ये एक स्रोत लिए, कंकड़ लिए, जिसे हम शांत जल में डाले। शांत जल में डाले तो वो जल में क्या किए, इस तरह से गति करना शुरू किया, जल के कणों को क्या करना शुरू किया, डिस्टर्ब।
जब डिस्टर्ब किया तो जल के हर पार्टिकल को मिलाते हुए, देखिएगा, हर पार्टिकल को, हर कण को मिलाते हुए एक बिंदु पथ बनाया गया, बिंदु पथ बना, जो बिंदु पथ आपको किस रूप में दिखाई देता है, तरंग के रूप में दिखाई देता है। आप देखते हो कि जल में आप क्या मान ले, कंकड़ मारते हो तो इस तरह के तरंग बनते हैं। ये तरंग इसी जगह पर स्थिर नहीं होता, बल्कि फिर ये तरंग और आगे बढ़ता है और तरंग दूसरा बनाता है, फिर ये तरंग और आगे बढ़ता है, एक तीसरा तरंग बनाता है, फिर और आगे बढ़ता है, चौथा तरंग बनाता है। तो ये जो तरंग बना, इसी को क्या कहा जाता है बाबू, तरंगांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंगांग, तरंगों की गंगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी तरंगे, प्रकाश की तरंगे या जल ले रहे हैं तो जल की तरंगे आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसे कहा गया जल तरंगांग, या सिंपल कहेंगे तरंगांग। ठीक है, बिल्कुल प्रकाश का भी नेचर इसी तरह होता है। पहले इसको समझ लेते हैं तो प्रकाश पर चलेंगे। तो क्या लिया, एक सबसे पहले स्रोत लिए, स्रोत क्या किया, माध्यम को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, उसके सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हुए। जब सारे पार्टिकल्स को मिलाते हुए एक पाथ बनाया गया तो वो पाथ को क्या कहा गया, तरंगांग कहा गया। अब आइए, ये सभी बिंदुएं जो प्राप्त हुई तरंगांग पर की, ये तरंगांग आपका गोल वाला है, इसका जो सभी बिंदु प्राप्त हो रहा था, इन सभी बिंदुओं को फिर से एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है। जैसे एस से प्रकाश स्रोत या जल में दिख रहे हैं तो एस क्या है, एक स्रोत था जो एक क्या बनाया बाबू, तरंग बनाया। अगर हम यहाँ कहेंगे एस नहीं, यहाँ ए कोई, या यहाँ हम कहें इस पॉइंट पर कोई अगला स्रोत है, तो ये स्रोत भी जैसे ये बना रहा है वैसे ये भी बनाएगा। अगर हम कहें यहाँ पर एक स्रोत और है तो ये भी बनाएगा, यहाँ एक स्रोत है तो ये भी बनाएगा, यहाँ एक स्रोत है तो ये भी बनाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी क्या बनाएंगे, तरंगे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो तरंगांग पर जितनी बिंदुएं प्राप्त हो रही हैं, उन सभी बिंदुओं को, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इन सभी बिंदुओं को आप क्या लो, एक सेकेंडरी सोर्स के रूप में लो, एक दूसरा स्रोत के रूप में लो। जैसे एक प्राथमिक था, पहला स्रोत था, तो ये इन सभी बिंदुओं जो किस पर प्राप्त हो रहा है, तरंगांग। तो पहला प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, हाइगेंस का प्रिंसिपल पहला था कि जो तरंगांग के पर जो भी बिंदुएं मिलेंगी, तरंगांग पर प्राप्त सभी बिंदुओं को क्या लेना है आपको, अलग अलग सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के रूप में, मतलब द्वितीयक स्रोत के रूप में लेंगे। जब द्वितीयक स्रोत के रूप में लेंगे तो ये भी ऐसे तरंग बनाएगा, जैसे एस स्रोत था तो ये तरंग बनाया, ये भी तरंग बनाएगा, ये भी तरंग बनाएगा। इस तरह से हर पार्टिकल, हर सोर्स क्या बनाएंगे, तरंग बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारे तरंगे बनते जाएंगे। ये जो छोटे छोटे तरंगे बन रही थी, इन्हीं को कहा गया सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स कहा गया बाबू, सेकेंडरी वेवलेट्स कहा गया। और इन छोटे छोटे तरंगों को मिलाकर, इन छोटे छोटे तरंगिकाओं को मिलाकर, इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, इन सभी तरंगिकाओं को मिलाते हुए एक उभयनिष्ठ चाप खींचा गया, या एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा गया, जो सभी तरंगाओं को मिलाते हुए, सभी तरंगिकाओं को मिलाते हुए खींचा गया, जिसे कहा गया द्वितीयक तरंगांग। ये पहला मिला तो ये दूसरा मिला। ठीक है, जैसे वही चीज हम कर रहे हैं कि जब आप पानी में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हो, कंकड़ डालते हो, तो ये पहला तरंगांग मिला। पहला तरंगांग का जितना बिंदु है उसको, जैसे एस स्रोत था बिल्कुल उसी तरह से इसको स्रोत मानो, तो ये भी एक क्या बनाएंगे, इस तरह से तरंग, जैसे एस बनाया था तरंग, उस तरह से ये भी छोटे छोटे क्या बनाएंगे, तरंग बनाएंगे। इन छोटे छोटे तरंगों को क्या कहा गया, तरंगिकाएं कहा गया, तरंगिकाएं कहा गया। ठीक है, और इन तरंगिकाओं को मिलाते हुए, इन सभी तरंगिकाओं को मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंट, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई, जो आपको दूसरा तरंगांग प्राप्त हुआ, द्वितीयक तरंगांग प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह से इन पर जो भी बिंदु प्राप्त हो रही हैं,
उसको फिर से एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट लेंगे तो ये भी क्या होंगे, तरंगे बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारे तरंगे बनाएंगी और इन तरंगों को मिलाते हुए फिर से एक कॉमन टेंजेंट खींचेंगे तो ये तीसरा तरंग बन जाएगा और प्रकाश बिल्कुल इसी तरंग की भांति माध्यम में आगे क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगिका सिद्धांत था, उस सिद्धांत में आपको क्या लेना है, एक कोई प्रकाश स्रोत लेना है, उससे प्रकाश को जलाना है आपको, तो उससे प्रकाश तरंगे क्या होंगी, माध्यम में। कैसा माध्यम लेना, समांगी, क्योंकि आप जल में ढेला मारे थे तो वहाँ क्या था, केवल जल था, जल एक समान माध्यम था, ठीक है। तो समांगी माध्यम, लाइट आप जला रहे हो तो मान लो हवा में जला रहे हो तो केवल हवा है वहाँ, तो समांगी माध्यम में चलेंगी। जब चलेंगी तो वो जो सभी बिंदुएं हैं माध्यम को क्या करेगा, माध्यम के जो भी पार्टिकल उसको डिस्टर्ब करेगा, तो उन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक हम क्या बनाएंगे, पाथ बनाएंगे, जिस पाथ को हम क्या कहते हैं, हम लोग तरंग कहते हैं, लेकिन वो क्या है, तरंगांग है, ठीक है। जो किससे प्राप्त हुआ, तरंग के चलने से प्राप्त हुआ। तो जो पानी में गोल गोल बनता है वो क्या बनता है आपका, तरंगांग बनता है, जो किससे बना, जल तरंगों के चलने के कारण बना, ठीक है। चलिए तो अब जरा हम इसको चल देते हैं। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के लिए दो प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि जो तरंगांग प्राप्त होगा उसके सभी बिंदुओं को आपको क्या लेना है, एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में लेना है। क्यों, हम वही कर रहे थे, जो भी तरंगांग पर पॉइंट मिलता था उसको द्वितीय प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं और द्वितीय प्रकाश स्रोत जब लेते हैं तो उससे छोटे छोटे तरंगे बनेंगी और उन तरंगों पर एक हम लोग क्या खींचते हैं, कॉमन टेंजेंट खींचते हैं। इसी प्रकार घटना दोहराते जाते हैं और ये तरंग की भांति माध्यम में आगे की ओर फैलता चला जाता है। तो चले हम लोग इसी चीज को लिख लेते हैं जरा। देखिए फिगर है जरा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के लिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को दर्शाने के लिए हाइगेंस ने एक प्रकाश स्रोत एस लिया, ध्यान से देखना, एक प्रकाश स्रोत एस लिया, ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझो, कमेंट वमेंट छोड़ के एकदम रेगुलर देखिएगा बाबू, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को, नहीं क्लियर हो तो ये वीडियो को बार बार आप देखना, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा, एक दो बार देखोगे तब। हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को दर्शाने के लिए, प्रकाश तरंग की भांति चलती है उसको दर्शाने के लिए एक प्रकाश स्रोत एस लिया, जिससे प्रकाश तरंगे समांगी माध्यम में, कैसे माध्यम में चलेंगी, समांगी माध्यम में क्या करती हैं, गमन करती हैं। इस तरह से समांगी माध्यम में, समांगी मतलब प्रकाश की चाल हर जगह क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। समांगी माध्यम में क्या कर रही थी, गमन कर रही थी, कितना की चाल से, तो हम मान लेते हैं c चाल से, और आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ेंगे तो उसे टाइम लगेगा, हम मान लेते हैं कितना टाइम में, t टाइम चलती हैं और कितनी दूरी को तय करती है, ct, क्योंकि आप पढ़े हो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो वो c चाल से प्रकाश चल रहा था और मान लिया t समय चला तो कितनी दूरी चला आगे, वो ct दूरी, ठीक है। फिर से कह रहे हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को दर्शाने के लिए हाइगेंस ने एक प्रकाश स्रोत एस लिया, जिससे प्रकाश तरंगे प्रकाश की चाल c से t समय में ct दूरी तय करती हैं। अब क्या उन्होंने किया, जो दूरी तय किए, कितना दूरी तय की, ct, तो तय की गई दूरी ct को त्रिज्या और s को केंद्र मानकर इनके सभी बिंदु, ये तो हम दूर दूर दिखा रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी तरंगे नजदीक नजदीक होंगी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सब नजदीक नजदीक होंगे। तो जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बना लेते हैं हम। इस तरह से सब बहुत सारे पॉइंट होंगे, नहीं, इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक क्या खींचा, गोला खींचा,
जिसे क्या कहा गया बाबू, तरंगांग कहा गया। पहला तरंगांग था इसलिए इसे नाम पड़ गया प्राथमिक तरंगांग। और ये क्या है आपका, प्राथमिक सोर्स, प्राथमिक प्रकाश स्रोत, पहला प्रकाश स्रोत हुआ। अब तरंगांग, पहला प्रिंसिपल क्या था तरंगांग का, कि जो भी तरंगांग पर पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या लेंगे, एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं। तो कहेंगे क्या कि तरंगांग पर प्राप्त सभी बिंदुओं को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है। तो जब एस प्रकाश स्रोत था तो वो एक तरह का तरंगांग बना रहा था। तो ये सब बिंदु जो किस पर है बाबू, तरंगांग पर, तरंगांग पर प्राप्त सभी बिंदुओं को द्वितीयक प्रकाश स्रोत के रूप में हम क्या करेंगे, लेंगे, एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे। तो एस प्रकाश स्रोत था तो वो तरंगांग बनाया। तो ये सब भी एक प्रकाश स्रोत होंगे, तो ये सब भी क्या बनाएंगे, एक नया नया तरंग बनाएंगे, तरंगांग बनाएंगे। तो ये तरंगांग बना रहा था इस तरह से, बहुत सारे बनेंगे छोटे छोटे। इन छोटे छोटे जो लघु क्या बन रहा था, तरंगे बन रही थी, तरंगांग बन रहे थे, इसको कहा गया द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहा गया, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है। अब क्या किया गया, इन सब छोटे छोटे तरंगिकाएं जो बन रही थी, इन सब को मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंट खींचा गया। टेंजेंट मतलब जो इसको स्पर्श करते हुए गुजरती है। तो इसको स्पर्श कराते हुए इस तरह से लाइनिंग खींचा गया, ये लाइन इससे मिलाया गया, ये लाइन इससे मिलाया गया, और सभी को मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंट खींचा गया, सबको मिलाकर। देखो ध्यान से, और इस तरह से आपको क्या बन गया, फिर से एक तरंगांग बन गया जिसे कहा गया द्वितीयक तरंगांग। ठीक है। फिर जो तरंगांग बना, फिर से प्रिंसिपल जानेंगे। जो तरंगांग है उस पे जो भी बिंदु प्राप्त होगा उसको फिर से क्या मानेंगे हम लोग, एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे। तो जो तरंगांग पर बहुत सारे बिंदु होंगे, जो यहाँ पर का पार्टिकल होगा वो सब होगा, इसको फिर से क्या लेंगे, जैसे यहाँ नया प्रकाश स्रोत लिए, इसी तरह यहाँ भी एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे, और इससे भी क्या बनाएंगे, लघु चाप बनाएंगे। इस तरह से लघु चाप बनेंगे बहुत सारे। ठीक है। और इन चाप को मिलाते हुए फिर से क्या खींचेंगे बाबू, कॉमन चाप, मतलब कॉमन टेंजेंट खींचेंगे, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो फिर से एक नया आपका क्या बना देगा, तरंगांग। तो इसको कहेंगे ये किस किस्म में प्राप्त होगा आपका, तीसरा, तो इसको कह देंगे तृतीय तरंगांग। और इस तरह से फिर से जो तरंगांग पर बिंदु प्राप्त होगा उसको फिर एक प्रकाश स्रोत लेंगे नया, फिर उससे हम एक बनाएंगे तरंगांग। और इस बात ही हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश माध्यम में क्या होता चला जाता है, फैलता चला जाता है। देखिए सोर्स से ये तरंग बना, ये तरंग आगे और फैला, ये तरंग बना दूसरा और आगे फैला, तीसरा बना और आगे फैल लगा, चौथा बनेगा। और इस तरह से प्रकाश तरंग की भांति माध्यम में क्या होती चली जाती है, फैलती चली जाती है। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को समझने के लिए 2 पॉइंट्स ध्यान आपको रखना। तरंगांग ध्यान समझना, 2 पॉइंट एकदम ध्यान रखना है, इसी से हम साबित करेंगे परावर्तन और अपवर्तन सिद्धांत से। तो उसके लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो तरंगांग पर पॉइंट प्राप्त होंगे उसको क्या आपको लेना है, एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में, मतलब उसको द्वितीयक प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे। और दूसरा, जो द्वितीयक प्रकाश स्रोत से जो छोटे छोटे लघु चाप बनेंगे, लघु गोला बनेंगे, जो तरंगिकाएं बनेंगे, उन तरंगिकाओं को मिलाते हुए आपको एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है। इसी तरह से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हम खींचते चले जाते हैं और प्रकाश तरंग की भांति माध्यम में आगे की ओर फैलता चला जाता है। तो इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो जरा फिर से
कितना टाइम में चला था, टी टाइम में कितनी दूरी किया जाता है, सीटी दूरी। फिर ये आगे बढ़ेगा तो और टाइम लगेगा, मान लो सीटी डैश दूरी तय किया तो दूसरा बना, और आगे बढ़ा सीटी डबल डैश दूरी तय किया तीसरा बना, और आगे बढ़ेगा कुछ और समय आगे बढ़ेगा तो और चौथा बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो जरा हम लिख रहे हैं इसको, ध्यान से देखते चलना। हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को समझाने के लिए क्या लिया है, एक प्रकाश स्रोत, इसलिए जिससे प्रकाश तरंगें कैसे माध्यम में, समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल C से गमन करती है तथा किसी समय T में CT दूरी को तय करती है। सीटी दूरी को क्या करती है सर, ऐसे एक प्रकाश स्रोत था जिससे प्रकाश तरंग आगे बढ़ा, कैसे बढ़ता है, शीर्षगत के रूप में, और टी समय में कितना चाल से चल रहा है, सी चाल से, टी समय में सीटी दूरी तय करके क्या हो गया, प्रकाश तरंगे माध्यम में आगे की ओर। आप लाइट जलाते हो तो प्रकाश क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। किसी समय टी में कितनी दूरी को तय किया, सीटी दूरी को। अब क्या किए, सीटी दूरी जो तय की, उस तय की गई दूरी को क्या लिए, त्रिज्या, और एस को केंद्र मानकर उन्होंने क्या खींचा, एक गोला खींचा। इतना नोट करें, उसके बाद हम लिखेंगे। चलिए अब तय की गई दूरी सीटी को त्रिज्या, तय की गई दूरी सीटी को त्रिज्या तथा एस को केंद्र मानकर एक गोला खींचा, जो गोला खींचा जिसे क्या कहा गया बाबू, प्राथमिक तरंगांग्र कहते हैं। अब प्राप्त तरंगांग्र पर के सभी बिंदुओं को, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि तरंगांग्र पर जो भी बिंदु प्राप्त हुआ उन सभी बिंदु को आपको क्या लेना है, द्वितीयक प्रकाश स्रोत के रूप में। जैसे इस प्रकाश स्रोत तरंग को यहाँ तक ले गया टी समय में, तो यहाँ के ये जो कण है इसको भी एक प्रकाश स्रोत मानना है जो और आगे ले जाएगा, फिर जो प्रकाश स्रोत आएगा वो और आगे ले जाएगा, फिर जो प्रकाश स्रोत आएगा वो उसे और आगे ले जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त तरंगांग पर के सभी बिंदुओं को द्वितीयक प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है, जिससे लघु तरंगें प्राप्त होती हैं। जिन, देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे तरंगे बन रही हैं, जिन लघु तरंगों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक
तरंगिकाएं कही जाती है। तो जो छोटा छोटा बना इस प्रकाश स्रोत था, इससे तरंगे आगे बढ़ी और 30 mm में सीटी दूरी तय की गई दूरी को त्रिज्या इसको केंद्र मानकर क्या खींचा गया, एक गोला। ये गोला को क्या कहा गया, तरंगांग। अब इस तरंगांग पर जितनी बिंदुएं थी, ये तो हम लोग दूर दूर दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही नजदीक नजदीक बहुत सारी बिंदुएं होंगी। उन सभी बिंदुओं को एक नया प्रकाश स्रोत मानेंगे। जैसे इस प्रकाश स्रोत, इसी तरह ये प्रकाश स्रोत होगा नया नया। तो इसे क्या लिए हम, द्वितीयक प्रकाश स्रोत। और जब द्वितीयक प्रकाश स्रोत है तो जैसे इस तरंगे बना रही है, ये भी प्रकाश स्रोत होंगी, तो ये सब भी क्या बना रहे थे, छोटे छोटे लघु तरंगांग बना रहे थे। जिन लघु तरंगांगों को क्या कहा गया बाबू, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। तो ये जो छोटा छोटा बनाया है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। अब क्या करते थे, इन सभी तरंगिकाओं को मिलाते हुए एक उभयनिष्ठ क्या खींचते थे, स्पर्श रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगांग कहते हैं। तो चले आगे। अब प्राप्त सभी लघु तरंगों को मिलाते हुए एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, जिससे दूसरा तरंगांग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पुनः तरंगांग पर प्राप्त बिंदुओं को नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है। और यह घटना बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, फिर से जो तरंगांग बना उस पर जो भी बिंदु प्राप्त हुआ उसको फिर एक नया प्रकाश स्रोत लिए, फिर उससे तरंगे बनेंगी छोटी छोटी, उनको क्या कहेंगे, फिर से तरंगिकाएं कहेंगे। और उन सबको मिलाते एक कॉमन खींचेंगे जो आपको अगला तरंगांग प्राप्त होगा। तो वही लिखे हैं कि फिर तरंगांग पर जो बिंदु प्राप्त होता है उसको एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं और उस घटना को फिर से क्या करते हैं, हम दोहराते हैं। ठीक, चलिए दोहराई जाती है, जिसके आधार पर हाइगेंस ने कहा प्रकाश तरंग की भांति माध्यम में फैलती चली जाती है। तो ये था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, जिसके आधार पर हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश तरंग की भांति माध्यम में क्या होती जाती है, फैलती जाती है। जरा हम इस फिगर को फिर से क्लियर करते हैं, स्केच ले लेते हैं जरा अलग अलग कलर का, देख लो फिर से एक बार जरा सा देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे, हाइगेंस ने तरंगिका के सिद्धांत को समझाने के लिए क्या लिया, एक प्रकाश स्रोत एस लिया। प्रकाश स्रोत एस लिया तो इससे प्रकाश तरंगे क्या होंगी, माध्यम में इस प्रकार से गमन करेंगी। कैसे माध्यम में, समांगी माध्यम में।
और किसी समय t में प्रकाश की चाल c से चलकर ct दूरी को क्या करती है, तय करती है। अब तय की गई दूरी को त्रिज्या और s को केंद्र मानकर एक क्या खींचा गया, गोला खींचा गया। तो देखिए ये क्या खींचा जाएगा, गोला, इस तरह से, ठीक है। अब इन गोला को क्या नाम दिया गया बाबू, तरंगांग्र नाम दिया गया। इस गोला को जो प्राप्त हुआ उसे क्या नाम दिया गया, तरंगांग। सिंपल देखो ना, ये प्रकाश तरंगे बहुत सारी इस पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है। तो तरंगों का ये क्या हो गया, गंगा। जैसे गंगा में क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, बिल्कुल यहाँ भी देखिए बहुत सारी तरंगे इसमें जाकर क्या हो रही थी, मिल रही थी। इसको क्या नाम दिया गया, तरंगांग, तरंगों का गंगा समझिए। चलिए अब उन्होंने क्या कहा कि जो तरंगांग है उस पर जो सभी तरंगे मिल रही थी उन सभी बिंदुओं को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लीजिए। तो इनको हम फिर से क्या लेंगे, एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में। तो जब S एक प्रकाश स्रोत था तो ये क्या बना रही थी, इस तरह से तरंगांग बना रही थी। तो जब ये सब भी एक नया नया प्रकाश स्रोत होगा, एक द्वितीयक, इसे क्या हम लेंगे, द्वितीयक प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे। तो जब ये द्वितीयक प्रकाश स्रोत होगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होगा, तो इससे भी तरंगे बनेंगी इस तरह से। बहुत सारे पॉइंट्स हैं देखो, तो ये इस तरह से क्या बनाएंगे, छोटे छोटे तरंगे। इस तरह से बनाएंगे। इन छोटे छोटे तरंगों को क्या कहा गया, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। द्वितीयक तरंगिकाएं, बहुत सारे छोटे छोटे तरंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को मिलाते हुए, यहाँ तक में क्या हम बोलेंगे, फिर से देखिए क्या कहेंगे यहाँ तक में, कि हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को दर्शाने के लिए ऐसे प्रकाश स्रोत लिया जिससे प्रकाश तरंगे t समय में c की दूरी तय करती है और आगे बढ़ती है। अब तय की गई दूरी ct को त्रिज्या और इसको केंद्र मानकर एक गोला खींचा गया जिसे क्या कहा गया, तरंगांग्र कहा गया। अब प्राप्त तरंगांग्र के सभी बिंदुओं को, प्राप्त तरंगांग्र पर के सभी बिंदुओं को द्वितीयक प्रकाश स्रोत के रूप में लिया गया, जिससे द्वितीयक प्रकाश स्रोत के रूप में लिया गया, जो प्रत्येक प्रकाश स्रोत क्या होते थे, लघु क्या बना रहे थे, तरंगे बना रही थी। जिन लघु तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। अब प्राप्त लघु तरंगों से मिलाते हुए, इन सबको मिलाते हुए, ये दोनों को मिलाएंगे टेंजेंट खींचा, ये दोनों को मिलाएंगे टेंजेंट खींचा, तो सभी को मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंट खींचा जाता था जो फिर से एक तरंगांग्र बनता था। मतलब ये तरंग, इसकी तरंगी t समय में ये तरंग यहाँ पहुंचा, फिर कुछ समय और आगे बढ़ा, मान लो t डैश, तो ये जो तरंग बना वो अगले समय कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गया। नहीं, फिर से ये जो तरंगांग्र बना, फिर इसमें से जो भी बिंदु होगा उसको फिर से एक नया क्या लेंगे हम, प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे। तो इसके तरंगे फिर नया प्रकाश स्रोत लेंगे, तो ये भी इस तरह से क्या बनाएगा बाबू, तरंगे बनाएंगे। तो सिंपल खाली ध्यान आपको रखना है कि तरंगांग्र पर के हर बिंदु को आपको क्या मानना है, एक नया प्रकाश स्रोत मानना है। फिर से जो मिला, इन सबको मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, एक कॉमन टेंजेंट खींचेंगे जो फिर से एक नया तरंगांग बनाएगा। और इस तरह से प्रकाश पानी में आप जब मारते हो तो देखते हो गोल, फिर आगे बढ़ता और बड़ा गोला बनाता है, फिर आगे बढ़ता और बड़ा गोला बनाता है। बिल्कुल प्रकाश भी उसी तरह से माध्यम में क्या होते चला जाता है, फैलते चला जाता है। तो 2 पॉइंट्स है, ध्यान रखना आपको, क्या कि जो तरंगांग बनेगा उसके हर पॉइंट्स को आपको एक नया द्वितीयक प्रकाश स्रोत लेना है, एक नया दूसरा प्रकाश स्रोत लेना है, और उन सब प्रकाश स्रोत से आपको क्या बनाना है, लघु गोला। क्यों? क्योंकि जैसे एस था वो एक क्या बना रहा था, तरंगांग छोटा सा, तो बिल्कुल जो भी बिंदु प्राप्त हुआ वो भी एक स्रोत है, तो वो सब भी क्या बनाएगा, एक छोटा छोटा
गोला बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। और इन सब को जो छोटा छोटा आपको गोला मिलेगा, जो द्वितीयक तरंगिकाएं मिलेंगी, उन सब तरंगिकाओं को मिलाते हुए एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है, जो आपको कुछ समय बाद पहला तरंगांग का दूसरा प्राप्त होगा। मतलब पहला तरंगांग कुछ समय बाद यहाँ चली जाएगी, फिर ये उसी तरह से कुछ समय बाद और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से तरंगे कुछ समय पर आगे की ओर क्या होती चली जाती हैं, फैलती चली जाती हैं, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकेंगे। बाकी तरंगांग को डिफाइन करेंगे बाबू। तरंगांग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। देखो, यही क्वेश्चन हर साल रिपीट किया है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसी चीज को, इसके अगले पार्ट को, अभी ये पूरा पार्ट नहीं हुआ, ये तो हुआ केवल तरंगिका सिद्धांत। अब इससे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है, इसको हम समझेंगे अगले लेक्चर में। तो जब के लिए आप पढ़िए, मिलते हैं हम लोग कल इसी समय। ठीक है, ओके।